तीसरी दफा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने पहले द्विपक्षीय दौरे पर रूस पहुंचे 8 और 9 जुलाई को, और जहां पर राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद ऑस्ट्रिया की ओर वो रवाना हो गए हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में वो रूस गए जब व्हाइट हाउस में नेटो समिट को भी कन्वीन किया गया है और जहां खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अटेंडेंस में हैं। रूस से सीधे हमारे साथ मॉस्को से जुड़ रही हैं सुहासिनी हैदर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, द हिंदू की नेशनल डिप्लोमेटिक एडिटर हैं और लगातार इस खबर को ट्रैक कर रही हैं बहुत क्लोजली। बहुत शुक्रिया सुहासिनी, आपका वक्त निकालने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में। नमस्ते स्मिता। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत कर सकूं, क्योंकि भारत ने कहा था कि इस विजिट को सिर्फ एक बायलैटरल फ्रेमवर्क से देखा जाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से जो यूएस लेड वेस्ट के लिए ये जो टाइमिंग है इस विजिट की, और वो भी एक ऐसे दिन पर हो रहा है जब ठीक एक दिन पहले हमने देखा कि अलेजेडली रशियन अटैक्स की वजह से बहुत सारे यूक्रेनियन बच्चों की जान जाती है, तो एक निश्चित रूप से इसे सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल फ्रेमवर्क से देखना तो मुमकिन नहीं हो पाया होगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बातचीत की थी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, तो इसका जिक्र इसलिए हुआ था क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में यूक्रेन से आपने देखा होगा, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की का एक ट्वीट आया था, एक बयान आया था जो काफी कठोर तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री की निंदा की थी। उन्होंने कहा कि जो दुनिया का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, उसके जब लीडर उन्होंने कहा एक क्रिमिनल को गले लगाते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ा धक्का है। बहुत हम निराश हुए हैं इससे। तो उस बयान के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को लगा कि कुछ कहने की जरूरत थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से मिसाइल स्ट्राइक्स की बात नहीं की, स्पष्ट रूप से जो हॉस्पिटल जिसपे एक मिसाइल गिरा था मंडे को, उसकी बात नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा था प्रेसिडेंट पुतिन के सामने। और जब कैमरास ऑन थे, उन्होंने कहा कि जब किसी की भी मौत होती है, इनोसेंट सिविलियंस की मौत होती है, और खास तौर से जब बच्चों की मौत होती है, तो बहुत पीड़ा होती है और दिल मतलब फटने को जाता है। अब ये काफी स्ट्रॉन्ग शब्द हैं प्रधानमंत्री के लिए, और उन्होंने इसीलिए कहा है क्योंकि आई थिंक चारों तरफ से काफी निंदा हो रही थी कि इनके उनके विजिट की जो टाइमिंग के बारे में, जैसे आपने कहा, और भी बातें हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की पहला इंटरनेशनल दौरा है जो बायलैटरल तौर पे वो आ रहे हैं रशिया। हालांकि नॉर्मली इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो नेबरिंग कंट्रीज में जाते हैं, उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन खास तौर से रशिया आना, खास तौर से ये पहला उनका उनका दौरा है रशिया का जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ। और खुद अगर आप देखें तो भारत और रूस के बीच में जो एनुअल समिट हुआ करता था, ये एक ट्रेडिशन था, 20 साल से होता आ रहा है। 21वां एनुअल समिट 2021 में हुआ, लेकिन 22वां जो है आज हुआ है 2024 में। तो 3 साल के लिए शायद भारत थोड़ा सा बैलेंस करना चाहता था, और इसलिए प्रधानमंत्री ने रूस का ये दौरा नहीं किया। पैंडेमिक था, कॉन्फ्लिक्ट भी था, लेकिन उन्होंने अब आने की का चयन किया, और वो भी उसी दिन जब नेटो के सारे लीडर, सारे नेता एक साथ वॉशिंगटन में हैं। वेस्टर्न अलायंस के पार्टनर्स भी हैं वहां पे, और मिस्टर जेलेंस्की भी वहां जा रहे हैं उनको संबोधित करने के लिए। और मुझे लगता है कि यूएस का ये मानना था कि उनके समिट से वो दिखा पाएंगे कि प्रेसिडेंट पुतिन काफी अलग थलग हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ आना इसी वक्त उस सोच को आई थिंक थोड़ा सा नकारता है। लेकिन जिस वक्त वो पहुंचे नरेंद्र मोदी मॉस्को में एक दिन पहले, और उनको प्राइवेट डिनर के लिए भी होस्ट किया था प्रेसिडेंट पुतिन ने, जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके जो प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि हम क्लोजली देख रहे हैं और हम भारत को काफी बार कह चुके हैं कि जो बेसिकली जो यूएन चार्टर्स है उनको रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, खास करके जब सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मसला हो। और इन बातों को हमने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनको रेस किया है, फोकस ये रहा है उनकी रिस्ट्रिक्टेड बातचीत में और फिर डेलीगेशन लेवल टॉक्स में। लेकिन भारत ने मध्यस्थता तो नहीं की है। क्या एज एन इंटरलोक्यूटर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखा जाए, कैसे देखा जाए उनके इस दौरे को? मुझे लगता है कि इस विजिट से काफी मैसेजेस भारत की सरकार देना चाहती है। एक तो ये जरूर है कि भारत शांति के पक्ष में है,
भारत शांति जो बातचीत की तरह से निकले, जो पीसफुल सोल्यूशन थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी वो कहते रहते हैं, उसके पक्ष में है। लेकिन भारत ने कहीं नहीं कहा है, इस ना अधिकारियों ने कहा है कि भारत मध्यस्थता करना चाहता है। ये औरों ने कहा है कि भारत कर सकता है। भारत बस ये कहना चाहता है कि हम ऐसा देश है जो दोनों रूस और यूक्रेन से बातचीत कर सकते हैं। आप देखें तो चीन भी एक ऐसा देश है, तुर्की ने जरूर कोशिश की है, और इंडोनेशिया ने एक बार भी किया था। हाल ही में हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मॉस्को आए थे, अब चीन गए हैं, उन्होंने भी शांति की बातचीत की है दोनों देशों में। लेकिन आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी ये कहना चाह रहे थे कि मैं दोनों तरफ से बातचीत कर सकता हूँ, मैं दोनों तरफ की बातें सुन सकता हूँ। लेकिन अभी तक स्मिता, ये जो मध्यस्थता की बात आती है वो शायद वेस्टर्न कंट्री से ज्यादा आती है। भारत नॉट खुद इवन अ लिमिटेड मीडिएशन, नॉट इवन बीइंग एन इंटरलोक्यूटर। देखिए, ये तभी होगा जब दोनों तरफ से ये मांग हो कि भारत इसमें कुछ किसी तरह की दखल दे। भारत खुद इतना सेंसिटिव है इस मामले में, मध्यस्थता के मामले में, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के मामले में। आपने देखा होगा कि स्विट्जरलैंड जब गए थे, भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था लेकिन वो नहीं गए, मिनिस्टर लेवल पे भी नहीं गए, लेकिन आप वहां पर थी स्विट्जरलैंड में। और जो भारत का बयान था वो काफी स्पष्ट था कि कोई भी बातचीत, कोई भी शांति का रास्ता तब तक नहीं सफल होगा जब तक दोनों जो पार्टी हैं कॉन्फ्लिक्ट में, युद्ध के दोनों पार्टी, दोनों आमने सामने बातचीत करें। तो आई थिंक कि भारत ये कहना चाह रहा है कि हम मदद जरूर कर सकते हैं लेकिन मध्यस्थता नहीं। दर्शकों को याद दिला दूं कि वैसे वैसे भारत और रूस के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें खास पिलर्स ऊर्जा पर हैं निर्भर। भारत जो रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआत होने के पहले 1% से कम का तेल का आयात करता था रूस से, आज की तारीख में वो 40% से ज्यादा के इंपोर्ट्स हैं। दूसरा, हम डिफेंस कोऑपरेशन की ट्रेडिशनल बात करते हैं, परंपरागत रूप से बात करते हैं। इंडिया ने डाइवर्सिफाई जरूर किया है अपने बास्केट को। आज हम अमेरिका, इजराइल, फ्रांस से काफी इक्विपमेंट ले रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट स्पेयर पार्ट्स रूस के ही हैं। खास करके जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या इंडिया के चाइनीज बॉर्डर्स के साथ में जो हमारे लगभग 70% डिप्लॉयमेंट के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो रशियन इक्विपमेंट ही हैं। तो ये जो पिलर्स के तहत, इन ट्रेडिशनल पिलर्स के अलावा अगर हम सिर्फ इस बायलैटरल विजिट की बात करें सुहासिनी, तो क्या आउटकम इंपॉर्टेंट निकल कर आया है? तो स्मिता, विदेश सचिव ने मीडिया को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि दूसरे एनुअल समिट के मुकाबले इस समिट का फोकस जो था ज्यादातर प्राइमरीली इकोनॉमिक, उन्होंने कहा। और आप देखिए कि भारत जो रूस के साथ करना चाहता है मिलिट्री स्तर पे इतनी ज्यादा प्रगति नहीं हो सकती है। एक तो क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रूस से जो स्पेयर पार्ट्स आने थे वो भी बहुत देर से आ रहे हैं, तो कोई नया प्रोजेक्ट इस वक्त उसका ऐलान करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ से सैंक्शंस भी बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया की निगाह भारत पे है कि भारत रूस के साथ किस तरह से मिलिट्री और डिफेंस में कोऑपरेट कर रहा है। तो अगर उसको एक तरफ कर दिया जाए, और आपने देखा होगा कि एक लॉजिस्टिकल अग्रीमेंट दोनों मिलिट्रीज के बीच में जिसका नाम रेलॉस है, वो भी दोनों तरफ ने काफी कोशिश की लेकिन उस पे भी वो अग्रीमेंट नहीं, वो सहमत नहीं हो पाए थे। तो इसको अगर अलग रख के आप देखना चाहें तो भारत और रूस के बीच में जो रियल बढ़त हुई है पिछले कुछ सालों में, ये बायलैटरल ट्रेड में हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद कहा था अपने रिमार्क्स में जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, कि पिछले साल बायलैटरल ट्रेड 66% ज्यादा था उसके पहले साल के मुकाबले। और इस साल में पहले क्वार्टर में 20% ऑलरेडी मुनाफा हो गया है, ऑलरेडी बढ़ोतरी हो गई है बायलैटरल ट्रेड में। तो वो कहना चाह रहे हैं कि इससे हम ज्यादा ट्रेड में ही हम बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब अभी उन दोनों लीडर्स ने एक तय किया है कि टारगेट अब $100 बिलियन 2030 तक वो करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सोचें तो ऑलरेडी दोनों देशों के बीच में $65 बिलियन की ट्रेड है, आयात निर्यात करते हैं, और ज्यादातर भारत आयात करता है। 65 में से 60 तो भारत के जो तेल की निर्यात आयात है वो उस पे आ जाते तो हैं। ट्रेड इम्बैलेंस और काफी कंसर्निंग है भारत के लिए, ठीक तो जैसे इसको, चीन हाँ, के तो साथ हमारा इसको ट्रेड इम्बैलेंस है।
बिल्कुल, और इसको ठीक करने के लिए शायद वो कोशिशें होंगी। उन्होंने जो अग्रीमेंट साइन किए हैं, 3 या 4 कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हैं, उसमें ज्यादातर इकोनॉमिक इश्यूज पे इन्होंने अग्रीमेंट्स किए हैं। जॉइंट स्टेटमेंट में, जॉइंट विजन स्टेटमेंट जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बाय 2030 का है, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेशन इन रशिया फार ईस्ट, वो भी इन्वेस्टमेंट पे, ट्रेड पे, फैसिलिटेशन पे और बैंकिंग पे, इन इश्यूज पे है। तो एक उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साझा किया है जिसमें 9 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत और रूस के बीच में ट्रेड को बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय मुझे लगता है कि ट्रेड में जो जो बिजनेसेस हैं, जो भारत के तरफ से जो बिजनेसेस हैं, वो अभी भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा डरते हैं कि जो भी ट्रेड वो रूस के साथ करें उससे उनका एक्सपोजर बढ़ेगा और वेस्टर्न सैंक्शन लग सकते हैं। आज तक आई थिंक यूएस ने शायद 4 या 5 भारतीय कंपनीज को सैंक्शन किया होगा। लेकिन आगे चलते अगर ट्रेड बढ़ेगा तो और भी हो सकते हैं। जिस और भारत और रूस, दर्शकों को याद दिला दे कि रुपये और रूबल में लोकल हमारी पेमेंट मैकेनिज्म की ट्रेडिंग भी हो रही है। दो आखिरी सवाल, एक ब्रीफली सुहासिनी, क्योंकि आपने इस मसले को काफी क्लोजली ट्रैक किया है, सवाल भी पूछे थे विदेश सचिव से कि जो इंडियंस रूसी फोर्स में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पे फाइट करने को मजबूर हैं। विनय क्वात्रा जी कह रहे हैं कि लगभग 45 से 50 ऐसे इंडियंस हैं जो अभी भी रशियन फोर्सेस में हैं, लेकिन कंफ्यूजन है। क्या प्रेसिडेंट पुतिन ने आश्वासन दे दिया है कि ये सब तुरंत लौटा दिए जाएंगे, या ये कहा है कि इस पर अभी बात होगी? देखिए स्मिता, हमें सूत्रों के आधार पे बताया गया था कि प्रधानमंत्री ने ये मिस्टर पुतिन के साथ ये बातचीत की थी और वेरी स्ट्रांगली उन्होंने रेज किया था कि जो भी भारतीय रूस के सेना में भर्ती हुए हैं, उन सबको जल्द से जल्द मिलिट्री डिस्चार्ज दे दिया जाए। क्योंकि वैसे जो प्रक्रिया है काफी लंबी है, मिलिट्री कमीशन में जाना पड़ता है और डिस्चार्ज इतनी आसानी से किसी सैनिक को नहीं मिलता है या रिक्रूट को नहीं मिलता है। लेकिन हमें बताया गया था सूत्रों के आधार पे कि प्रेसिडेंट पुतिन ये मान गए थे। हालांकि स्मिता, हमने जो देखे, जो भी दस्तावेज आए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं तब से, उनमें से किसी में भी हमने नहीं देखा है कि इसका कोई जिक्र हुआ है। तो ये अभी एक मतलब ओरल अग्रीमेंट है दोनों के बीच में, और विदेश सचिव ने कहा कि अब दोनों सरकारें बैठेंगी और एक प्रक्रिया जारी करेंगी जिससे भारतीय सैनिक रिक्रूट्स वापस आ पाए इंडिया। लेकिन आपने अगर देखा होगा, हमने द हिंदू में एक सीरीज की थी, मेरे कॉलीग विजेता सिंह ने काफी लोगों से बातचीत की है और वो लगातार उनको लग रहा है कि 50 से भी काफी ज्यादा भारतीय आ चुके हैं रूस में। और जितनों से हमने बातचीत की है उनसे कहीं ज्यादा, क्योंकि जिनसे बातचीत हो रही है या जो एम्बेसी राजदूत से बात कर रहे हैं या जो इंडियन गवर्नमेंट को कह रहे हैं या जिनके परिवार जैसे एमपीज के थ्रू गवर्नमेंट पे अपील कर रहे हैं, वो सब वापस आना चाहते हैं। लेकिन ऐसे और भी हैं जो आ चुके हैं इसी इलीगल माइग्रेंट रूट से, भर्ती भी हो चुके हैं और काफी खुश हैं या रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको 2 लाख महीने की आमदनी मिलती है। एक पॉसिबिलिटी है कि रूस में परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए या किसी तरह के पेपर्स मिल जाए, और ये भी आशा है इनकी कि वो वेस्टर्न यूरोप में जा पाए, शेंगन कंट्रीज में जा पाए, वहां और कमा पाए। तो वो जो है वो शायद वापस भी नहीं आना चाहते होंगे अभी, आज के वक्त में। जब तक जान है, जब तक सब ठीक लगता है, तो कोई नहीं वापस आना चाहेगा अगर वो कमा रहे हैं। लेकिन जो जिसका जिक्र विदेश सचिव ने किया, 35 से 50 उन्होंने कहा, वो ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने स्पष्ट तौर से उनसे पूछा भी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि सिर्फ वो जो वापस आना चाहते हैं, जो डरे हुए हैं, जो मजबूर हैं युद्ध में जाने के लिए, वो उनकी बात हुई है या सबकी बात हुई है? और उन्होंने कहा कि सबकी बात हुई। हाँ बिल्कुल, और दौरे के पहले उन्होंने कहा था कि 10 कम से कम ऐसे भारतीय हैं जो अभी तक वापस आ चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सुहासिनी, क्योंकि इंडिया ने, प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे दफा प्रधानमंत्री बनने के बाद में G7 शिखर वार्ता में एज अ स्पेशल इन्वाइटी शामिल हुए थे, लेकिन कजाकिस्तान में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें वो नहीं जाते हैं। पिछले साल एससीओ की मेजबानी भारत कर रहा था, हमने उसे ऑनलाइन फॉर्मेट में उसे होस्ट किया। ग्लोबल साउथ में चाइना के साथ compete करने की बात करते हैं लीडरशिप में, और अब इस साल ब्रिक्स की मेजबानी रूस करने जा रहा है, जहां पर इनविटेशन दिया गया है प्रधानमंत्री को, शायद वो दोबारा से वापस रूस लौटेंगे।
क्या कोई कंफ्यूज्ड मैसेजिंग नजर आ रही है इंडिया की, जहां तक ये मल्टीलैटरल खास करके फोरम्स का सवाल है? देखिए, हमने अनौपचारिक तौर पे तो पूछा था अधिकारियों से कि इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री एससीओ से जाते जाते रुक गए। उन्होंने पहले कंफर्म किया था और फिर एक हफ्ते पहले शायद उन्होंने कहा कि वो नहीं जा पाएंगे, और नहीं जा पाए अस्ताना, लेकिन यहाँ मॉस्को पहुंच गए। तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री इस वजह से नहीं गए कि अमेरिका से प्रेशर है या वेस्टर्न कंट्री से प्रेशर है। वो खुद नहीं जाना चाह रहे थे। हमें जो समझ में आता है कि भारत एससीओ की जो लीडरशिप देखकर थोड़ा सा सोचने लग गया है कि क्या इस एससीओ से हमें कोई फायदा है, जब चीन का इतना बोलबाला है। आप देखते हैं, आप भी आई थी, हम्म। एससीओ जो उज्बेकिस्तान में हुआ था, वहां जो चीन के लीडर को जिस तरह से जगह मिलती है और जिस तरह से प्रभाव है चीन का सारे एसोसिएशन पे, तो शायद भारत में थोड़ी सी अनबन है इसकी वजह से। हम्म। हालांकि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर सिर्फ 7 साल पहले, आपको याद होगा कि पहले भारत ऑब्जर्वर था एससीओ का, हम्म। भारत कभी सदस्यता नहीं चाहता था। ये सदस्यता की प्रक्रिया 2015 में हुई है, तो यही हम्म। सरकार थी जिसने प्रक्रिया शुरू की। फिर एससीओ में उन्होंने दाखिला लिया पाकिस्तान के साथ, और फिर आप देख रहे हैं 7 साल बाद अनबन है कि शायद एससीओ से हमें इतना फायदा नहीं आ रहा है। क्या तो ब्रिक्स का सवाल है, मुझे लगता है अलग है। ब्रिक्स तो अब एक्सटेंडेड ब्रिक्स हो गया है, हम्म। उसमें यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है। ग्लोबल साउथ की जब आप बात करें तो सारे उसके इमर्जिंग लीडरशिप जो हम्म। है, ये सब ब्रिक्स एक्सटेंडेड फॉर्मेट में होगी। तो मुझे लगता है, और रूस जब इसको होस्ट कर रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी जरूर इस पे ज्यादा तवज्जो देंगे। हालांकि एससीओ में ना जाके भारत ने शायद इस वजह से वो नहीं गए क्योंकि चीन था या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। हम्म। लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज की काफी नाराजगी है इस पे। ठीक है। और दर्शकों को बता दें कि जॉइंट स्टेटमेंट्स भी आ रखे हैं इस बायलैटरल दौरे के बाद में, और जॉइंट स्टेटमेंट में एक पैराग्राफ भी है, पैराग्राफ 74 है, जिसमें रूस यूक्रेन की युद्ध की का भी जिक्र किया गया है स्टेटमेंट में। और उसमें कहा गया कि द साइड्स हाईलाइटेड द इंपेरेटिव ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अराउंड यूक्रेन थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, जो बात भारत लगातार कर रहा है। लेकिन निश्चित रूप से द्विपक्षीय स्तर पर भारत जहां अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत बना रहा है, वहीं रूस के साथ जो परंपरागत रिश्ते हैं वो भी बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए इस वक्त, और मॉस्को से हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुहासिनी।